हेलो फ्रेंड्स, दिस डॉक्टर नज़र दिस साइड। तो अब तक हमने ये एक ओवरव्यू हमने देखा कि कैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होता है, मैन्युफैक्चर होता है, स्टोर होता है वेसिकल में और फिर अल्टीमेटली रिलीज होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक, तो अब हम लोग बेसिकली कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मान लो कि अगर मेरे पास एक ऐसा ड्रग है कि टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को वो बंद कर दे, बाइंड करके। ठीक, तो ऐसा एक मिथाइल टायरोसिन, ये एक ऐसा ड्रग है जो इसी पाथवे से, इसी टायरोसिन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को यूज करके अंदर आएगा और फिर इसको इनिबिट करेगा। ठीक, तो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज इनिबिट हो जाता है मिथाइल टायरोसिन से। तो ये फार्मास्यूटिकली डिजाइन ड्रग है कि बेसिकली ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को बाइंड करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो इनकमिंग टायरोसिन है अंदर तो आएगा, लेकिन इस बायोकेमिकल पाथवे से ये टायरोसिन यूटिलाइज नहीं हो पाएगा और न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारा नॉरएपिनेफ्रिन है वो कम बनेगा। ठीक, तो एक तरह से मिथाइल टायरोसिन हमारा एक सिंपैथोलिटिक ड्रग हो गया क्योंकि ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो ये रीअपटेक, ये जो क्या कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन को वेसाइकल्स में पुश कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, अगर मैं इनको ब्लॉक कर दूं। ठीक, तो ऐसा एक ड्रग है जिसको हम लोग बोलते हैं रिजरपिन। ठीक, तो रिजरपिन ड्रग एक ऐसा ड्रग है जो ये जो वेसाइकल के रीअपटेक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, तो इनको ये ब्लॉक कर देता है। तो एक दो दो तरह के ड्रग्स यहाँ डिस्कस हो गए। एक तो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को ब्लॉक करने के लिए अवेलेबल है ये ड्रग मिथाइल टायरोसिन। उसके बाद रिजरपिन एक ड्रग है जो यहाँ पे इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स पर काम करेगा, इनहिबिट करेगा इनको। ठीक, फिर हमारे पास एक और ऐसा ड्रग है जो वेसाइकल को मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने में रोकता है। ठीक, तो बेसिकली एक ऐसा ड्रग है जो वेसाइकल को मेम्ब्रेन से फ्यूज होने में रोकता है, उसका नाम है ग्वानोड्रिल। ठीक, एक तो ग्वानोड्रिल हो गया। तो यहाँ पे एक और दूसरा ड्रग है जो वेसाइकल को बाइंड करने से रोकेगा, उसका नाम है ब्रेटिलियम। ठीक, तो अब तक हमने यहाँ पे 3 तरह के ड्रग्स देख लिए हैं। एक तो मिथाइल टायरोसिन, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को बाइंड करके रोकेगा। उसके बाद रिजरपिन एक ड्रग है जो इन रीअपटेक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को ब्लॉक करेगा। और फिर उसके बाद वेसाइकल को बाइंड करने से ये दोनों ड्रग्स यहाँ पे काम आएंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जो यहाँ से रीअपटेक करने में इसको रोकेगी। नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक करने से रुक जाएगा, मतलब जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट है हमारा नॉरएपिनेफ्रिन, वो रीअपटेक नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली एक और ड्रग है जो इस रीअपटेक मैकेनिज्म को ब्लॉक करेगा और वो है कोकेन। ठीक, कोकेन क्या करता है, ये जो नॉरएपिनेफ्रिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हुआ है तो इसका वापस रिवर्स रीअपटेक करने नहीं देता है, इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को, रीअपटेक प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है। तो बेसिकली ऐसे में हमारे पास ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी हैं। ठीक, उसके बाद हमने ये सुना होगा कि रीअपटेक इनहिबिटर्स एक ग्रुप होता है। ठीक, उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस आते हैं जैसे SSRIs, ठीक, SNRI। तो ये बेसिकली क्या है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। मतलब सेरोटोनिन अगर न्यूरोट्रांसमीटर होगा तो SSRI होगा अगर इनहिबिट होगा, और अगर नॉरएपिनेफ्रिन है तो SNRI। तो इसी तरह से ये एक क्लास हो गई। ठीक, हमारे पास एक ग्रुप ऑफ ड्रग है, एक ड्रग है, उसका नाम है अल्फा मिथाइल डोपा। अब अल्फा मिथाइल डोपा का मेन एक्शन क्या है वो देख लेते हैं।
ये भी रीअपटेक उसी तरह से होगा जैसे टायरोसिन अपटेक होता है, ठीक। तो अल्फा मिथाइल डोपा अंदर तो आ जाएगा, उसके बाद टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज से भी काम करेगा, डोपा कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी इस पे काम करेगा, और अल्टीमेटली ये इस वेसाइकल के अंदर आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्फा मिथाइल डोपा केमिकली स्ट्रक्चरली सिमिलर टू डोपामीन है, डोपा है, क्योंकि बस इसमें अल्फा मिथाइल लगा है, डोपा तो है, तो इसका मतलब टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज भी इस पे काम करेगा, ठीक। फिर उसके बाद डोपा डिकार्बोक्सिलेज भी काम करेगा, ठीक, और अल्टीमेटली क्या बनाएगा? अल्फा मिथाइल डोपामीन। तो अल्फा मिथाइल डोपामीन फिर अंदर आ जाएगा वेसाइकल के। लेकिन फिर जब इंपल्स आएगा और अल्फा मिथाइल डोपा यहाँ पे सिक्रीट होगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होगा अल्फा मिथाइल डोपा, तो ये क्या कहते हैं, इन रिसेप्टर्स से बाइंड नहीं कर सकता, मतलब स्टिमुलेट नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये एक स्यूडो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। ये रिलीज तो हो जाएगा यहाँ पे अल्फा मिथाइल डोपा डोपामीन, ये यहाँ सिक्रीट तो होके आ जाएगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये मतलब केमिकली ये स्टिमुलेट नहीं कर सकता इन रिसेप्टर्स को। तो इसलिए अल्फा मिथाइल डोपामीन एक तरह का स्यूडो न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अब तक ये जितने भी ब्लू कलर में ड्रग्स मैंने बताए हैं, ये बेसिकली सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम कर रहा है। कोई स्टोरेज में, वेसाइकल स्टोरेज में रुकावट डाल रहा है, कोई रिलीज में रुकावट डाल रहा है, कोई टायरोसिन मतलब प्रोडक्शन में रुकावट डाल रहा है, ठीक है, कोई रीअपटेक में रुकावट डाल रहा है। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह के यहाँ पे ड्रग्स हो गए, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है बेसिकली कि हमारे पास जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट, अब ये देखते हैं हम लोग क्या है, ठीक है। तो बेसिकली उससे पहले हमें ये देखना है ये सारे अल्फा बीटा जो रिसेप्टर्स हैं ये इंट्रासेलुलरली कपल्ड क्या है, हमने पहले से पढ़ रखा है, वो रिवाइज कर लेते हैं। तो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है वो जी क्यू से बाइंड है, ठीक, कपल्ड है। बीटा 1 जी स्टिमुलेटरी से है, बीटा 2 भी जी स्टिमुलेटरी से है, और अल्फा 2 जी इनहिबिटरी से, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे हमें मालूम है, ठीक है, रिसेप्टर्स का और जी कपल्ड प्रोटीन का। यहाँ पे मेरे पास एक और क्लास ऑफ ड्रग्स है जो ये जो सिनेप्टोब्रेविन और सिंटैक्सिन प्रोटीन्स का जो फ्यूजन होता है, ठीक, तो इस पार्ट को ये लोग फास्ट कर देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जैसे एम्फिटामिन्स, ठीक, एम्फिटामिन्स हो गया, टायरामीन्स, ठीक है। तो इस तरह के ये सब्सटेंसेस ये वाले प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने यहाँ पे ब्लू में बताए हैं ये सारे तो इनहिबिट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के एंटेगनिस्ट देख लेते हैं। उससे पहले हमें एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट के प्रोसेस समझने होंगे। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि एगनिस्ट किसको कहते हैं और एंटागनिस्ट किसको कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। तो एगनिस्ट उसको बोलते हैं कि अगर मान लो ये मेरा सेल है, ठीक, और ये सेल के ऊपर रिसेप्टर है, ठीक, तो इसका जो लाइगेंड होगा, मान लो ये लाइगेंड है और ये लाइगेंड कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये लाइगेंड जब अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है तो साइड वाले जो पार्ट है वो तो इसको इससे बाइंड करने में मदद करते हैं, लेकिन जो बीच वाला पार्ट है ना वो इसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि लाइगेंड के दो फीचर्स होने चाहिए किसी रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए। एक तो वो बाइंड करने में मदद करना चाहिए, इसका जो स्ट्रक्चर होगा लाइगेंड का उसे बाइंड करने में मदद करना है हमें रिसेप्टर से, ताकि वो बाइंड हो जाए। और इंट्रिंसिक एक्टिविटी एक लाइगेंड की होनी चाहिए कि वो इसको स्टिमुलेट कर सके रिसेप्टर को, ठीक है। तो ऐसे में इस तरह के लाइगेंड को हम लोग एगनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक तो स्ट्रक्चरली बाइंड होना चाहिए और फिर उसके बाद जो रिसेप्टर के अंदर इंट्रिंसिक एक्टिविटी है उसको वो स्टिमुलेट कर सके। अब यहाँ पे देखो एक हमारा एक इस तरह का लाइगेंड है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरली तो बाइंड हो गया, लेकिन रिसेप्टर का जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी वाला पार्ट है ना वो उसको स्टिमुलेट नहीं कर रहा। तो ऐसे में ऐसे लाइगेंड को एंटागनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। बाइंड तो कर गया लेकिन इंट्रासेलुलर कोई सिग्नल नहीं जा रहा है इसके अंदर। तो दो तरह के हमने तो यहाँ देख लिए, एगनिस्ट और एंटागनिस्ट, ठीक।
तो यहाँ पे अगर मान लो ऐसे, तो इसने इसको स्टिमुलेट कर दिया, ठीक है, तो इसको सिग्नल मिल गए, लेकिन यहाँ पे इंट्रासेलुलर कोई सिग्नल नहीं आया। अब मान लो एक और है, ठीक, इस तरह से लाइगेंड बाइंड हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो लाइगेंड है ये सिर्फ पार्शियली स्टिमुलेट कर पा रहा है इसको, ठीक है। तो एक तरफ से तो बाइंड है, दूसरी तरफ से दूसरा एंड इसका बाइंड नहीं है, तो ये पूरी तरह से इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ऐसा लाइगेंड जो रिसेप्टर को पार्शियली स्टिमुलेट कर सके उसको पार्शियल एगोनिस्ट बोलते हैं, ठीक। तो पार्शियल एगोनिस्ट, तो ये देख लिया हमने कि इसको मैक्सिमली रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं कर सकता, सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स होगा। लेकिन अगर मैं पार्शियल एंटागनिस्ट की बात करूं, ठीक है, तो ये भी कुछ इसका यही हाल है कि ये भी पार्शियल ही रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि पार्शियल एगनिस्ट और पार्शियल एंटागनिस्ट में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि पार्शियल एंटागनिस्ट क्या है कि ये इससे बाइंड तो कर लेगा, ठीक है, लेकिन ये इसको स्टिमुलेट नहीं करेगा, पहली चीज़, ठीक। तो यहाँ पे मैंने ये स्टिमुलेशन के साइन क्यों बनाए, इसका ये मतलब हुआ कि जब पार्शियल एंटागनिस्ट बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ, तो जो ओरिजिनल एगनिस्ट है, एगनिस्टिक लाइगेंड है, उसकी एक्टिविटी में ये हिंड्रेंस डालेगा, ठीक है। इसलिए ऐसे इनका नाम पड़ा है पार्शियल एंटागनिस्ट। मतलब कहीं कहीं पे ये रिप्लेस भी हो जाएंगे कम्पिटिटिव पार्टिसिपेशन के थ्रू। जो हमारा एगनिस्ट, कंप्लीट एगनिस्ट, जो रियल एगनिस्ट होगा, वो इसको रिप्लेस भी कर सकता है पार्शियल एंटागनिस्ट को, ठीक है। तो इस वजह से इसका भी पार्शियल ही रिस्पॉन्स निकल के आता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने ये चारों देख लिए, एगनिस्ट, एंटागनिस्ट, पार्शियल एगनिस्ट और पार्शियल